आपकी जान कीमती है, इसी से शुरू करूंगा। परवाह करता हूं आपकी, आप भी अपना परवाह करिए ना। ऐसा क्यों कह रहा हूं, आगे बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। आज कौन कौन सी खबरों पर बात करूंगा, सीधे मुद्दे की बात करूंगा। अब खबर कौन सी है पहले ये बता देता हूं। आज सबसे पहले बात करेंगे सड़क हादसों की। यूपी और एमपी में दर्दनाक हादसे हुए हैं, सब बताएंगे, तस्वीर दिखाएंगे, गलती कहां है ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे। क्यों 18 मौत उत्तर प्रदेश में और 5 मौत मध्य प्रदेश में हुई है, और किसकी लापरवाही से? आपकी लापरवाही से, आपकी लापरवाही से। अपनी जान की रक्षा आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई, 23। दूसरी खबर में आपको एक वीडियो दिखाएंगे, कैसे एक सरपंच सरकारी ऑफिस में घुसकर गुंडागर्दी कर रहा है। तीसरी खबर में बात करेंगे बारिश के मौसम में कैसे सूखे से परेशान है किसान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसान परेशान है, दुखी हैं, विस्तार से बात करेंगे। बात किसानों की है, अन्नदाता की है। चौथी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा मंत्री। कई बार बात कर चुका हूं, लेकिन आज क्यों मंत्री की बात कर रहा हूं और कौन सा ऐसा हिंट मिल गया है जिससे आज मंत्री कौन बनेगा, इस पर बात करूंगा। विस्तार से देखने के लिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। पांचवी खबर में बात करेंगे सुरक्षा बलों के शौर्य की, कुछ ऐसे वीडियो जिसे देखकर आप भी कहेंगे सलाम है आपको। छठवीं खबर में बात करेंगे बीजापुर से आई एक ऐसी तस्वीर जो सिस्टम से सवाल पूछ रही है। सातवीं खबर में बात करेंगे सूरजपुर की एक तस्वीर दिखाएंगे। यहां मैडम जी कह रही हैं अच्छी नहीं दिखती हो इसलिए पीछे बैठो, सुंदर होती तो क्या होता, बताएंगे। आठवीं खबर में बात करेंगे आज फिर पहाड़ों पर मची तबाही की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, जुड़े रहिएगा। तो चलिए खबरों के डोज की शुरुआत करते हैं। और अब 8 से 1 घंटे 9 बजे तक देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मेरा मकसद ये होता है, मेरी कोशिश ये होती है कि जब 8 बजे आप सीधे मुद्दे की बात देखें ना, तो आप सब कुछ जान जाएं। आप देश भी जान जाएं, आप मध्य प्रदेश भी जान जाएं और छत्तीसगढ़ भी जान जाएं। आप सब कुछ इसलिए जान जाएं इस 1 घंटे में क्योंकि आपको जो खबर छूट गई है वो देखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए कोशिश होती है कि इस 1 घंटे में वो सब कुछ दिखा दूं मैं। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। और जो मैं आपसे कह रहा था ना कि चिंता करता हूं आपकी, परवाह करता हूं आपकी। आप गाड़ी चलाते हैं, तेज चलाते हो, जल्दी पहुंचने की आदत है, ओवरटेक करके खुद को बहादुर समझते हैं, तो आज के बाद जब गाड़ी तेज चलाएं और ओवरटेक करें तो मेरी इस खबर को याद कर लीजिएगा अगर देख रहे हैं तो। आज उत्तर प्रदेश में 18 और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 5 लोगों की मौत हुई है। किसके चक्कर में? जान चली गई है, मौत हो गई है, ओवरटेक और जल्दीबाजी के चक्कर में। सब कुछ दिखाऊंगा आपको। आज सुबह सुबह ये मनहूस खबर आई है, आज सुबह सुबह ये मनहूस खबर आई है। यूपी के उन्नाव में सड़क हादसा हो गया और 18 लोगों की मौत हो गई। 18 लोगों की। दूध से भरे टैंकर से बस टकराई और इस टक्कर में 18 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 18 लोगों ने दम तोड़ दिया। बार बार आंकड़ा क्यों बता रहा हूं आप जानते हैं? ताकि आपको याद रहे और आपको पता है ये हादसा क्यों हुआ। क्योंकि बस ड्राइवर को जल्दी थी, वो तेजी से भगाकर जल्दी पहुंचना चाहता था, लेकिन ड्राइवर की जल्दबाजी ने कई जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म कर दी। मेरे बगल में आप स्क्रीन में क्या देख रहे हैं आपको पता है? ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस ग्राफिक्स को बार बार चलाइए, बार बार प्ले कीजिए इस ग्राफिक्स को। हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि किस तरह से जल्दीबाजी कर दी और जिस वजह से ये जिंदगी खत्म कर दी। इस ग्राफिक्स को देखिए कि कैसे एक टैंकर जा रहा है दूध से भरा हुआ और बस उसको ओवरटेक करने के चक्कर में टकरा जाती है और जिंदगी खत्म हो जाती है। देखिए आप, हमने कोशिश की है कि आपको बता सके कि किस तरह से ये ओवरटेक किया जा रहा था। कई परिवारों को उजाड़ दिया, तोड़ दिया, इसी को चलाते रहिए। बस ड्राइवर दूध के टैंकर को ओवरटेक करके आगे बढ़ा। कैसे बढ़ा? जब मैं आपको बोल रहा हूं, आप इस ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही ओवरटेक किया, बस का ड्राइवर की तरफ वाला हिस्सा टैंकर से टकरा गया। ठीक इसी तरह से जैसे मेरे सहयोगियों ने कोशिश की है आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने और समझाने की। और ऐसा धमाका हुआ कि सड़क पर लाशें बिखर गई, लाशें बिखर गई। ये वीडियो देखिए, कितना भयानक हादसा है।
बस के परखच्चे उड़ गए हैं। इस बस में जो सवार होंगे वो बिहार से दिल्ली जा रहे थे। सोचिए, जो इस हादसे में बचे हैं उन लोगों ने मौत को कितने करीब से देखा होगा। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। ट्रक से बस लड़ी और आगे से देख केबिन पूरा का पूरा साफ हो गया और हम लोग बस के अंदर दब गए थे थोड़ा बहुत सीट वगैरह से। फिर शीशा बगल का देखे तो टूटा हुआ था, उसके सहारे हम बाहर निकल गए। उसके सहारे बाहर निकले हम खुद। उसके बाद फैमिली जो भी मेरे घर का है बच्चे लोग, वो लोग को बाहर निकाले। वो लोग को बाहर निकालकर एक जगह सेपरेट किए। अचानक आवाज आई आंधी तूफान के जैसे, तो फिर जल्दी जल्दी लड़की को उठाया कि उठो भागो भागो। लोग खूब चिल्ला रहा था, उसमें खूब शोर मच रही थी। अब जैसे तैसे अपने उतरे हैं, लड़की को उतारे, उतर नहीं पा रहे, कोई बंदा सहारा किया उतारा है। ये हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बांगर-मऊ कोतवाली के पास हुआ। इस हादसे पर बांगर-मऊ के सीईओ को भी सुन लीजिए, जो मौके पर पहुंचे थे। इस हादसे को देखकर क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। लगभग 18 लोग डेथ हुई है, 19 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। लगभग उनकी स्थिति स्टेबल है और जो सेफ हैं 22 लोग, उनके लिए अलग से बस की व्यवस्था कर दी गई है। इनको चाय पानी खाना करा करके यहाँ से इनके गंतव्य को रवाना किया जा रहा है। हमारे डीएम साहब ने इसको संज्ञान लेते हुए आरटीओ साहब को यहाँ निर्देशित किया है और बस के इस खिलाफ जो है एक एफआईआर भी पंजीकृत करा रहे हैं हमारे आरटीओ साहब। इस तरह की बसों पे अंकुश लगाने का अभियान उच्च अधिकारियों के निर्देश में भी चलेगा, जो कार्रवाई की जाएगी। सोचिए, जब ये हादसा हुआ सुबह के 5:15 बज रहे थे, लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे। बस बिहार के सिवान से दिल्ली जा रही थी। करीब 1000 किलोमीटर की दूरी में 450 किलोमीटर की दूरी बची थी, मतलब सफर आधा ही हुआ था। लेकिन ड्राइवर की लापरवाही से 18 लोगों की सांसें वहीं रुक गईं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 18 लाशें बिखर गईं। एक लापरवाही से कई परिवार उजड़ गए और ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ जल्दीबाजी और ओवरटेक की वजह से। अब तो सीसीटीवी का जमाना है, रोज हादसे की तस्वीरें आती हैं और आप दहल जाते होंगे। पहले आपको कुछ वीडियो दिखा देता हूं और फिर आंकड़ों में समझाऊंगा। पहले वीडियो देख लीजिए, दिखाई वीडियो। इतनी जल्दी क्यों है जाने की भाई? क्यों इतनी जल्दबाजी में हैं आप? क्यों नहीं परवाह करते आप अपनी जान की? आपको पता है इस जल्दबाजी में कितने हादसे हुए हैं? विस्तार से जब बात करता हूं 8 बजे तो विस्तार से ही सब कुछ बताऊंगा। साल 2018 में 4,70,403 सड़क हादसे हुए। साल 2019 में 4,56,959 सड़क हादसे हुए। मेरे बगल में जो मैं बोल रहा हूं वो लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए और समझिए। साल 2020 में 3,72,181 सड़क हादसे हुए। 2020 में क्या हुआ? कोरोना काल चल रहा था, इसलिए हादसे कम हुए। साल 2021 में 4,12,432 एक्सीडेंट हो गए। साल 2022 में 4,61,312 सड़क हादसे हुए हैं। इन आंकड़ों में कितने लोगों की मौत हुई है ये भी बताऊंगा आपको। ये आंकड़े देखिए, लाखों में हैं ये आंकड़े। और आपको पता है इन 3 लाख 4 लाख हादसों में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है? अब ये भी देख लीजिए। आंकड़ों की संख्या तो मैंने बता दिया कितने हादसे हुए, एक्सीडेंट, लेकिन मौत कितने लोगों की हुई है। साल 2018 में रोड एक्सीडेंट से 1,57,593 लोगों की मौत हुई है। इतने लोगों की जान गई है, सोचिए। साल 2019 में रोड एक्सीडेंट में, मात्र रोड एक्सीडेंट में बता रहा हूं, 1,58,984 मौतें हुई हैं। साल 2020 में रोड एक्सीडेंट में 1,38,383 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और साल 2021 में रोड एक्सीडेंट में मात्र 1,53,972 मौतें हुई हैं। 2022 में क्या हुआ ये भी देख लीजिए।
1,68,491 मौतें हुई हैं। लाखों की संख्या में हैं ये आंकड़े, लाखों की। देखिए डराने वाले हैं ये आंकड़े। इतनी मौतें सिर्फ और सिर्फ रफ्तार की वजह से हो जा रही हैं, रफ्तार की वजह से, लापरवाही की वजह से। अगर आप थोड़ी सचेत रहें, जल्दीबाजी से बचें, ओवरटेक से बचें, सावधानी से गाड़ी चलाएं, तो इतने हादसों से बचा जा सकता है। लाखों जिंदगियां बर्बाद नहीं होंगी। और ये बताना चाहिए, ये बता रहा हूं आपको, केवल ये आपके काम की खबर है। केवल ये आंकड़े दिखाकर आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं। डर जाइए, संभल जाइए, रुक जाइए। अगर आप सीधे मुद्दे की बात देख रहे हैं तो सीधे मुद्दे की बात यही है कि आपकी जान बच जाए। आज इसी रफ्तार ने मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी 5 लोगों की जान ले ली। नर्मदापुरम में एक टवेरा कार सड़क से उतरकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 5 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल। शादी में गए थे ये लोग। दोस्त कह रहे हैं सामने से कार आई और गाड़ी चला रहे आयुष का एकदम से बैलेंस बिगड़ गया और कार का ऊपरी हिस्सा पेड़ की डाल से रगड़ता हुआ निकला। डाल टूटकर छत पर गिर गई। इस वजह से सभी के सिर में चोटें आई। मृतकों में 3 नरसिंहपुर और 2 नर्मदापुरम जिले के हैं। इन खबरों से दुखी हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं। कैसे चंद मिनटों में एक परिवार खत्म हो जाता है। किसी का बेटा, किसी की मां, किसी का पिता दूर हो जाते हैं। मत करिए अपनी जिंदगियों से खिलवाड़। सड़क पर चलिए तो थोड़ा संभल कर चलिए। घटना दुखद है, इतनी ही बात कर पाऊंगा। चलिए अब दूसरी खबर पर बात कर लेते हैं। एक वीडियो आया है, रीवा का वीडियो है, मऊगंज की तस्वीर है। और खबर क्या है? सरपंच की गुंडागर्दी। सरपंच की गुंडागर्दी। सरपंच जी गुंडागर्दी कर रहे हैं। सरपंच ही बने, मंत्री नहीं बने। अभी मंत्री बनेंगे तो भी गुंडागर्दी नहीं करना है। सरपंच बने हैं, सोचिए इनका ताव देखिए। वीडियो देखिए कैसे मऊगंज के जनपद पंचायत के मनरेगा शाखा के ऑफिस में सरपंच पहले अंदर आते हैं, फाइलें फेंक रहे हैं और फिर कोने में जाकर लैपटॉप उठाकर पटक दे रहे हैं। वीडियो बार बार दिखाते रहिएगा, दिखाते रहिएगा। इनको बड़ा नेता बनना है। इनकी नेतागिरी विस्तार न्यूज में नहीं चलेगी। आप गलत करेंगे ना और सरकारी दफ्तर को अगर अपनी जागीर समझ बैठेंगे तो सवाल पूछूंगा। यहां महिला अधिकारी से सरपंच जी की बहस हो गई। आरोप तो यह भी लगा कि सरपंच ने पहले एपीओ नीतू सिंह से गाली गलौज किया। इस मामले में एपीओ नीतू सिंह क्या कह रही हैं, सुन लीजिए। सरपंच जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, सुनाइए जरा। सरपंच के द्वारा मेरे केबिन में आज घुसकर जो है मेरा कंप्यूटर तोड़ा गया, जिसकी कीमत आज 35,000 रुपये है। HP का कंप्यूटर था। उसके अलावा मेरे हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट थे, उसको उन्होंने तोड़ा है। और मैं रीवा से निकल के जनपद मऊगंज में आ रही थी मीटिंग के लिए। उन्होंने इतना नुकसान किया है, इनकी FIR के लिए अब मैं थाने जा रही हूँ। वीडियो चलाते रहिए वीडियो। मेरे बगल में दर्शक देखते रहें कि ये सरपंच साहब कितने बड़े गुंडे हैं। फिर ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ मचाया और कई जरूरी दस्तावेजों को जमीन पर फेंक दिया। सरपंच की पूरी गुंडागर्दी CCTV कैमरे में कैद हो गई और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आरोप है कि मऊगंज के डगडुआ गांव के सरपंच अमित पांडे किसी बात से नाराज होकर जनपद पंचायत कार्यालय के मनरेगा शाखा में पहुंचे और अधिकारी से किसी बात पर बहस हो गई तो गाली गलौज और तोड़फोड़ करने लगे। अब इतनी गुंडागर्दी की है तो मामला थाने तक तो पहुंच गया है। मनरेगा ऑफिस की अधिकारी और कर्मचारियों ने सरपंच के खिलाफ मऊगंज थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। गुंडागर्दी करेंगे तो शिकायत तो होगी, देखिए क्या कार्रवाई होती है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर क्या है ये भी बता देते हैं। लेकिन गुंडाई करने वालों को, जो सिस्टम को अपने हाथ में लेंगे और सिस्टम से खुद को बड़ा मानने लगेंगे, तो उनकी खबर विस्तार न्यूज ऐसे ही दिखाएगा, सबूत के साथ दिखाएगा। अगली खबर किसकी है? बारिश और बाढ़ की तबाही दिखाता हूं ना आपको। मैं हर दिन दिखा रहा हूं ना, आज विरोधाभास दिखेगा आपको कि हर दिन बारिश से तबाही की तस्वीर दिखा रहा हूं। आज बहुत अलग तस्वीर आई है, वो भी दिखाऊंगा। अब तो घरों में पानी भर जा रहा है, रहना मुश्किल हो गया है। एक तस्वीर दिखा रहा हूं ना हर दिन, लोग घर छोड़कर राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। लेकिन इस समय भी देश के कई ऐसे हिस्से हैं, मेरे बगल में देख लीजिए, जो सूखे की मार झेल रहे हैं। और किसानों का मसला है, अन्नदाता का मसला है। पूरी खबर का विश्लेषण करूंगा। कई इलाकों में मानसून कमजोर पड़ गया है।
जिसके चलते मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ गई है। और गर्मी बढ़ना चिंता नहीं है, चिंता है कि इस गर्मी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खबर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगहों से आई है। यहाँ लाखों किसान कम बारिश होने से परेशान हैं, बारिश का इंतजार कर रहे हैं। कल तक मैं आपको क्या दिखा रहा था, आज भी दिखाऊंगा। बारिश ने तबाही मचा दी, बारिश से घर भर गए, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां बारिश ही नहीं हो रही। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। विंध्य से लेकर महाकौशल तक किसान बारिश न होने से बेहाल है, फसलें खराब हो रही हैं, लाखों का नुकसान हो रहा है। महाकौशल इलाके में जून बीत गया लेकिन ना के बराबर बारिश हुई है। विंध्य क्षेत्र में भी किसान बारिश ना होने से परेशान है। पहले बात महाकौशल की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला मक्का उत्पादन के लिए पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब छिंदवाड़ा जिले के किसान मक्का उत्पादन के लिए परेशान हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आई है, क्योंकि इस बार बारिश न होने की वजह से मक्के की फसल लगभग चौपट हो चुकी है, यानी खत्म हो रही है। किसान दोगुनी लागत से फसल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालत इतनी खराब है कि खेतों में दरारें पड़ गई हैं। सोचिए, कहीं बारिश से बेहाल है जनजीवन, कहीं बारिश से बाढ़ आ गई, आफत आ गई, पुल टूट गए, सड़क बह गए, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां फसल लगी है और दरारें पड़ गई हैं। जैसे गर्मी में आप देखो, जो पौधे बन गए हैं मक्के के, वो भी सूखे की मार झेल रहे हैं और सूखने की कगार पर हैं। विस्तार न्यूज किसानों का हाल जानने खेत पर पहुंचा। मैंने कहा था ना कि मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू की एक ग्राउंड रिपोर्ट है। किसानों की चिंता है। हालांकि बारिश कब होगी ये तो ऊपर वाले पर निर्भर है, लेकिन किसान परेशान है और इसका असर किस तरह से खेती पर पड़ रहा है, दुर्गेश साहू की ये रिपोर्ट दिखा दीजिए। मौसम है कि मानता नहीं। मौसम की बेरुखी ने एक बार फिर किसानों को बड़े संकट में डाल दिया है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में मक्के का गढ़ कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पैदावार करने वाला छिंदवाड़ा जिला इस बार मक्के की फसल के लिए रो रहा है। किसान परेशान है। उसकी वजह यह है कि धरती सूख रही है। आप इस समय धरती पर नज़र डालेंगे तो दरारें देखने को मिल जाएंगी। बड़ी वजह यह है कि पूरा जून निकल गया है, जुलाई का पहला सप्ताह चल रहा है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। क्या संकट आ गया है? बारिश नहीं हुई है, पानी नहीं हुआ है। जी, बारिश नहीं हुई है। इस साल मक्का की फसल डबल बार बोनी की है हमने। एक बार बो दिए, हल्का सा पानी गिरे, बीज खत्म हो गया, खराब हो गया ज़मीन पे, फिर से पलटा के बोए, फिर वही हाल है, बारिश ही नहीं हो रही। कितनी लागत लग चुकी है आपकी? आपने अपने कितना खेत है आपका? मैं बोया हूँ कम से भी कम 4-5 कुंटल मक्का। एक बार फिर बखर के फिर बोया उसको। कितनी लागत लग चुकी है? लागत कम से भी कम उसमें 1-1.5 लाख 2 लाख के आसपास समथिंग लागत लग चुकी है। और इसके बाद में भी अब दूसरा बीज ला के फिर से बोए, फिर पानी नहीं गिर रहा है अभी, फिर मौसम फिर ख़राब हो गया, फिर ख़राब हो गया। आसमान की तरफ नज़र डालें तो आपको बादल ज़रूर दिखेंगे, लेकिन ये बरसते नज़र नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है। दिखा रहा था मेरा सहयोगी कि कैसे जमीन पर दरार पड़ गई। महाकौशल के बाद अब आपको विंध्य इलाके का भी हाल बता देते हैं। विंध्य क्षेत्र में भी किसान बारिश के इंतजार में हैं। धान की रोपाई और बुवाई का सीजन चल रहा है। ऐसे में धान की खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है, जो समय समय पर किसानों को नहीं मिल पा रहा है। जब समय है तब किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए किसानों के माथे पर चिंता की लकीर साफ झलक रही है। सुन लीजिए किसानों का क्या कहना है, सुनाइए जरा। धान की बुवाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की मेन व्यवस्था नहीं। आदमी ट्यूबवेल से लगाता, तो ट्रांसफार्मर नहीं है, ट्रांसफार्मर निकले हुए हैं गांव से। बारिश तो लेट है, बारिश तो ठीक है लेट है, लेकिन बिजली मिले तो हम लोग अपने से व्यवस्था करें पानी वानी की। धान तैयार है, पानी नहीं है, लाइट भी नहीं मिलती है पर्याप्त। बोर है तो बोर जिसके पास है तो ठीक है, जिसके पास बोर नहीं, प्रकृति बर्फ नहीं रहा है, तो बड़ी समस्या है धान लगाने में। पानी नहीं है और धान की फसल पानी की। ये जो आप मेरे बगल में देख रहे थे पानी वाला खेत, इस तरह के पानी की जरूरत होती है धान के किसानों को, लेकिन खेत में पानी नहीं है। सुना आपने, किसान बहुत परेशान है। किसानों का कहना है कि बारिश न होने की वजह से किसी तरह काम चला रहे हैं, लेकिन बिजली कटौती एक अलग ही समस्या बन गई है। बारिश नहीं होने से किसान नलकूप के जरिए खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन समय से बिजली न मिलने के कारण किसान और परेशान हो गए। किसानों को डर है कि अगले कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई तो उनकी मेहनत और फसल दोनों बर्बाद हो जाएगी। अब बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। और छत्तीसगढ़ में क्या हाल है?
क्या हाल है छत्तीसगढ़ का, ये बता देता हूं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। ना जाने छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हो गया है कि इंद्रदेव नाराज हो गए और छत्तीसगढ़ में किसानों की परेशानी बढ़ा गए हैं। छत्तीसगढ़ में 10 जून के आसपास मानसून की एंट्री हो जाती है। इसके बाद किसान अपनी फसल की तैयारी में लग जाते हैं, पर आज 10 जुलाई हो गया, यानी 1 महीने बीत गए, लेकिन मानसून की बेरुखी अभी भी दिखाई दे रही है और स्थिति ये आ गई है कि किसान के खेतों में दरार आ गई है। इस दरार का दर्द आपको कैसे समझाऊं? बस इतना समझ लीजिए कि दरार किसानों की किस्मत की लकीरें हैं, जो जितनी गहरी होगी किसान उतना ही बर्बाद होगा, उतना ही नुकसान होगा। इस खेत से ही कई परिवारों का भविष्य जुड़ा है, रोजी रोटी जुड़ा है, लेकिन इन दरारों ने किसानों की नींद उड़ा दी है। 1 जून 2024 से अब तक राज्य में 200 मिलीमीटर औसत बारिश हुई। छत्तीसगढ़ के 178 तहसीलों में औसत से कम बारिश हुई है। 35 तहसीलों में 50% से भी कम बारिश हुई है। कोंडागांव, रायपुर, सरगुजा में सूखे जैसी स्थिति है। प्रदेश में 30 से 40% ही धान की रोपाई हो पाई है। धान का कटोरा कहा जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे कम बारिश सरगुजा जिले में हुई है। वहीं राज्य में सबसे कम बारिश होने वाले जिले में दूसरे नंबर पर बेमेतरा जिला है। सरगुजा में अब तक 318.8 मिलीमीटर बारिश होना था, लेकिन 103.6 मिलीमीटर बारिश यानी 69% कम बारिश हुई है। हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल परेशान किसानों का हाल जानने पहुंचे हैं। वो खुद भी किसान हैं। देखिए और समझिए कि किसानों का दर्द किस तरह से फूट रहा है। बारिश नहीं होने से खेतों में सूखा पड़ा हुआ है और किसान परेशान हो रहे हैं। देखिए जो मिट्टी है कितना सूखा हुआ है, ये पूरी सूखी मिट्टी है, जबकि खेत में धान का रोपा लगना है, लेकिन जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है वे धान की खेती कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे सिंचाई करने के बाद खेत में कीचड़ किया गया है, उसके बाद यहाँ पे धान का रोपा लगाया जा रहा है। किस तरीके से महिलाएं यहाँ पे रोपा लगा रही हैं, इस तस्वीर को आप देखिए। लेकिन ये रोपा तब लग पा रहा है जब खेतों में ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पाइप है और यहाँ खेतों में पानी डाला जा रहा है इसके माध्यम से, ताकि खेत में धान लगाने के लायक काम हो सके और खेत गीला हो सके, क्योंकि पूरा खेत सूखा है। धान का पौधा रोपने के लिए जब तैयार हो जाता है तो उसे लगाना ही पड़ता है और उसकी एक समयावधि होती है, एक समय होता है। मैं भी किसानी खेती को बहुत करीब से देखा हूँ। 1 महीने की देरी में किसानों को कितना नुकसान होगा ये भी आपको समझा देता हूँ। दरअसल धान की खेती बुआई और रोपाई के जरिए होता है। बुआई में सूखे खेत में पहली बारिश के बाद धान का बीज डाल देते हैं, लेकिन उस धान को अच्छी फसल के लिए जो तैयारी होती है उसमें खूब पानी की जरूरत होती है। लेकिन अच्छी बारिश नहीं होने के कारण किसान खेत में धान को तैयार करने का काम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी प्रक्रिया ये है कि पहले धान का नर्सरी लगाया जाता है, जो मैं कह रहा था ना कि एक समयावधि के बाद उसको लगाना। इसके बाद धान के पौधे को कीचड़ वाले खेत में रोपाई किया जाता है, पर इसके लिए भी पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है। इसलिए दोनों तरीके से खेती किसानी करने वाले किसान परेशान हैं। किसान परेशान है और आपका अपना चैनल कोई भी खबर दिखाता है तो विस्तार से दिखाता है। हमारे गरियाबंद के सहयोगी पुरुषोत्तम पात्रा ने भी ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, वो भी देख लीजिए। क्योंकि लगातार मैं बारिश का कहर दिखा रहा हूं और जहां बारिश नहीं हो रही है वहां जमीनों में दरार पड़ गई है। रिपोर्ट दिखाइए जरा पुरुषोत्तम पात्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड में। मैनपुर विकासखंड वनों से आच्छादित है और यहाँ सर्वाधिक बारिश माना जाता था, लेकिन इस साल आप देख सकते हैं कि ये सूखी खेत आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह से। अभी यहाँ पे कभी लबालब पानी भरा हुआ करता था, लेकिन अभी इन दिनों सूखी है। कृषि कैलेंडर के मुताबिक जो है 15 जून से बोनी की कार्य शुरू हो जाती है, जो 5 जुलाई तक के ख़त्म कर दिया जाना होता है। 5 जुलाई के बाद किसान जो है रोपा और ब्यासी की तैयारी करते हैं, पौधे अंकुरण ले लेते हैं, रोपा की तैयारी करते हैं और किसान काफ़ी खुश रहते हैं। लेकिन इस दफ़े ऐसा नज़ारा नहीं, बल्कि इसका जस्ट उल्टा देखने को मिल रहा है। या तो किसान आसमान ताक रहे हैं या फिर अपने खेतों की ज़मीन की खाक छान रहे हैं। प्रदेश के 13 जिलों में अब तक औसत बारिश हो चुकी है, जबकि 20 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। 9 जुलाई तक प्रदेश में 214.4 मिलीमीटर यानी 8.44 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो औसत से 28% कम है। 1 जून से अब तक 260.8 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, इसलिए किसान परेशान हैं। कम बारिश की वजह से डैम सूख रहे हैं, खेती किसानी पर असर पड़ रहा है। इससे सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर खेती किसानी वाली क्षेत्र से आते हैं, क्या कह रहे हैं अजय चंद्राकर को भी सुनाइए। बारिश पूरे प्रदेश में चिंता का विषय है साहब। अब ये मौसम है, आज
माननीय मंत्री जी से लेके पीसी सबका बयान है कि राज्य सरकार तैयारी कर रही है इन स्थितियों से निपटने के लिए करके। चिंताजनक है निश्चित रूप से। समझ गए आप समझ गए इस खबर को इतने विस्तार से क्यों दिखा रहा था, आप समझ गए इसका विश्लेषण क्यों कर रहा था, आप समझ गए ग्राउंड रिपोर्ट क्यों दिखा रहा था, आप ये भी समझ गए होंगे। क्योंकि राज्य सरकार तैयारी कर रही है कि अगर यही हाल रहा तो कैसे निपटा जाएगा इस सूखे से, और किसान का जो परेशान है, जो उसकी मुसीबत है, उसको उसका हक कैसे मिलेगा। किसानों की खुदकुशी आप जानते हैं ना, लाखों रुपए खर्च कर किसान खेती करता है और जब उसका रिटर्न नहीं आता है, कर्ज ले लेता है, तो फिर उसके बोझ तले उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है, मौत को गले लगा लेता है। इसलिए इस खबर को दिखाने के पीछे मकसद ये है कि सरकार को भी अलर्ट करें और किसानों की स्थिति भी दिखाएं, और सरकार तैयारी कर रही है, ये भी मैंने आपको सुना दिया। लेकिन मौसम विभाग रोज बारिश की चेतावनी जारी कर रहा है, ये पानी बरस ही नहीं रहा है। फिलहाल मौसम विभाग की संभावना पर भरोसा करें तो इस महीने होने वाली बारिश से कई दिनों में जहां बारिश की कमी दिखाई दे रही है वह दूर हो जाएगी। आप विधायक को सुनाया, किसानों को दिखाया, तो बारिश कब होगी ये भी तो आप जानना चाह रहे होंगे। मौसम के जानकार को सुना दीजिए कब तक बारिश की संभावना जता रहे हैं, सुनाइए। पिछले साल के कंपेयर किया तो पिछले साल से बराबरी चल रहे थे। पिछले साल काफ़ी लेट मानसून ऑनसेट हुआ, तो लास्ट ईयर भी यही सिचुएशन था, और इस साल भी कंपेयर किया तो जुलाई फर्स्ट वीक तक सिचुएशन सेम ही ये है। लेकिन मानसून इस साल थोड़ा जल्दी ऑनसेट हो गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा प्रोपेगेट नहीं हुआ। किसानों से जुड़ी खबर थी, जरूरी था सब कुछ विस्तार से दिखाना। चलिए आगे बढ़ा जाए। किसानों की खबर पूरी आपने देख ली, लेकिन अपने ही शो में सीधे मुद्दे ही की बात में मुद्दा क्लियर ही नहीं हो रहा है। दिखा चुका हूं 2 बार कि छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा मंत्री, कौन बन रहा है भाई, किसका नाम चल रहा है, आजकल खूब पूछा जा रहा है। फोन करते हैं लोग, पता है, अरे ज्ञानेंद्र जी सुनिए कौन बन रहा है मंत्री, किसकी चर्चा है। अरे ना हम संगठन से हैं, ना हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, पत्रकार हैं, और जवाब दे दे के हम परेशान हैं। आज भी कम से कम 10 लोगों का फोन आया। क्यों पता है आपको? लता उसेंडी का नाम ले लिया है। किसने? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और आज फिर से शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और ये चर्चा शुरू हो गई शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद, तो इस चर्चा ने और जोर पकड़ लिया। लेकिन छत्तीसगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज एक बात कही है जिसको लेकर चर्चा फिर से होने लगी है, और खूब होने लगी है। खट्टर साहब ने क्या कहा है, पहले वो सुनाइए। लता उसेंडी जी कोंडेगांव से जो संबंध 2003 का, लता उसेंडी जी भी उस समय विधायक बनी थी, शायद पहली बार, है ना। अभी मंत्री हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मंत्री मैंने कभी चलिए उत्साह आया लोगों में, शायद मंत्री बनाने की बात से ज्यादा उत्साह आ रहा है। बाबूजी नुकसान तो नहीं कर दिया आप लता उसेंडी का? आप तो बोल गए, थोड़ी देर के लिए ताली बज गई, हंसी ठहाके हो गए, अब नाम आ गया। जैसे मैं भी दिखा रहा हूं, कल अखबार भी छाप देंगे बड़ा बड़ा फोटो कि क्या लता उसेंडी बनेगी मंत्री। बीजेपी में जिसका नाम ज्यादा छपता है, जिसका नाम ज्यादा दिखा दिया जाता है, या हमारे जैसे लोग ज्यादा विश्लेषण कर देते हैं, ज्यादा सुर्खियां बटोर लेते हैं, वो संकट में आ जाते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। बैठक में खट्टर साहब ने सभी नेताओं का अभिवादन किया। हरियाणा की प्रभारी रही सरोज पांडे की भी तारीफ की। इसके बाद मंत्री जी ने कोंडागांव से विधायक लता उसेंडी को मंत्री कहते हुए अभिवादन किया। जैसे ही खट्टर साहब ने लता उसेंडी को मंत्री कहा, सब हैरान हो गए। बाकी नेताओं ने बताया कि पूर्व मंत्री हैं, तो मनोहर लाल खट्टर ने सुधारते हुए कहा, बनी नहीं है तो बन जाएंगी। जिसके बाद सामने बैठे कार्यकर्ता तालियां बजाने लगे। अब इतना सब कुछ हुआ तो लता उसेंडी का क्या कहना है? हमारे सहयोगी खोमन साहू ने उनसे भी बात की है, सुन लीजिए। सुनाइए भाई।
मंत्री बनाए जाएंगे, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से ताली बजाया, क्या कहेंगे मैम? देखिए, हम जितने विधायक हैं उनके बीच में से कोई ना कोई मंत्री होगा, सरकार में होगा, और आज हमारे मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है आने वाला है। और खट्टर जी के साथ पुराना 2003 में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ी थी तो खट्टर जी हमारे यहाँ चुनाव प्रचार में आए थे, उनका मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने चुनाव में जीत हासिल की थी। तो सहज तौर पे माननीय खट्टर जी को वो ध्यान था और उन्होंने वो कह दिया। आपके मन में है कि नहीं मैम? आप लगातार अलग अलग दायित्व कर लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो तय करती है उस दिशा में हम चलते हैं। तो पार्टी जो कार्य सौंपेगी उस कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। बस्तर को दूसरा मंत्री मिलना चाहिए कि नहीं, आप क्या सोचते हैं मैम? ये पार्टी तय करती है और पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा, पार्टी जो तय करती है उसके आधार पे ही हम सब काम करते हैं और पार्टी निर्णय करेगी तो वो हम सबके लिए स्वीकार होगा। तो आपने सुना, लता हुसैन जी ये कह रहे हैं कि जो पार्टी तय करेंगे उसी पर काम करेंगे। ये खोमनवा हमारा खोमन साहू बहुत बदमाश है। हालांकि एक रिपोर्टर को ऐसे ही होना चाहिए, बस्तर को दूसरा मंत्री मिलना चाहिए नहीं, आपकी इच्छा है या नहीं। ठीक सवाल किया खोमन, बहुत शानदार। लता हुसैन कह रही हैं पार्टी जो तय करेगा, लेकिन मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के बड़े नेता हैं और जब बड़े नेता भरोसा दिलाएं तो उम्मीद तो बढ़ जाती है। चलिए आपको बता देते हैं कौन है लता हुसैन। कौन है लता हुसैन? लता हुसैन ने पार्षद पद से अपनी राजनीति की शुरुआत की है। 2003 में पहली बार विधायक निर्वाचित होने के साथ ही मंत्री बनी। 2008 में भी चुनाव जीत गई, फिर मंत्री बन गई। 2013 और 2018 में विधानसभा चुनाव हार गई। 2023 में कोंडा गांव से विधायक बनी लेकिन मंत्री नहीं बन पाई। वर्तमान में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। 3 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, रमन सिंह, सरोज पांडे और लता हुसैन। और उड़ीसा की सह प्रभारी भी हैं। उड़ीसा में बीजेपी को जीत मिल गई है। अगर लता हुसैन को पार्टी फिर से मंत्री बना देती है तो राज्य में पहली बार होगा कि किसी भी सरकार में पहली बार 2 महिला विधायक मंत्री बनेंगी। पर यह समीकरण इतना आसान नहीं है। लाइन में रायपुर और दुर्ग संभाग के नए और पुराने नेता भी लगे हुए हैं। कौन कौन है दिखाइए, फोटो दिखाइए। रायपुर संभाग से अजय चंद्राकर जो बारिश पर चिंता जता रहे थे, राजेश मूड़त, गुरु खुशवंत साहेब, पुरंदर मिश्रा। दुर्ग संभाग से गजेंद्र यादव, डोमन कोरसेवाड़ा। ये नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि सभी संभाग से मंत्री बनाए जा चुके हैं, लेकिन रायपुर जिले के इकलौते मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अब सांसद बन गए हैं। तो राजधानी रायपुर को बिना मंत्री के छोड़ नहीं सकते। वहीं दुर्ग संभाग से विजय शर्मा डिप्टी सीएम हैं और दयाल दास बघेल को मंत्री बनाया गया है, जबकि दुर्ग संभाग में मुख्यमंत्री समेत 5 मंत्री थे। इसलिए कयास लगाए जा रहे कि इन दोनों संभाग से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब देखना है कौन बनेगा छत्तीसगढ़ में मंत्री। लेकिन फोन आना शुरू हो गया, ये देख लीजिए फोन आना शुरू हो गया। और जानते हैं क्या पूछेंगे? आज आप खबर दिखाए थे ज्ञानेंद्र तिवारी सीधे मुद्दे की बात में, और आप थोड़ा थोड़ा इशारा भी कर रहे थे। बताइए ना कौन बनेगा मंत्री। मंत्री बनाना है जल्दी से बना दीजिए। बीच में सुगबुगाहट तेज हुई कि बस मंत्री बनने ही वाले हैं, मंत्री बनने ही वाले हैं। कुछ लोगों की खबर हमने चला दी कि ये मंत्री बन सकते हैं, और आज भी मनोहर लाल खट्टर अगर कुछ नहीं बोलते तो हम भी चुप रहते। अब मनोहर लाल खट्टर जैसे बड़े नेता हैं, कुछ बोल दिए हैं तो ये तो बताना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां से आज तक मंत्री नहीं बने, कुछ ऐसे इलाके हैं राजधानी रायपुर जहां 7 विधानसभा है, लेकिन कोई मंत्री अभी तक नहीं बना है। तो मंत्री कौन बनेगा, इस पर जो भी खबर आएगी आपको बताते चलेंगे। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, और अगली खबर कौन सी है? नक्सलियों से लड़ना हो, घने जंगल में लड़ना हो, भारी बारिश हो रही हो, जहरीले सांपों का खतरा हो। ये देखिए आपको सलाम है। क्यों कह रहा हूं आपको पता है? आपको सलाम है। ये जो पॉलीथीन है, अगर आपको ये बड़ी स्क्रीन में दिखाई दे रहा हो तो इसको अच्छे से देख लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि जहरीले सांपों का खतरा हो, जंगली जानवरों का खतरा हो, खाने पीने का सामान भी भगवान भरोसे हो। जो मिल जाए वो खा लो, नहीं तो किसी तरह काम चलाओ। इतना सब कुछ बता दिया। अब अगर ये कहूं कि वहां जवानों को साफ पानी भी नसीब नहीं हो रहा है तो आप क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि ऐसे में तो नक्सलियों से लड़ाई बहुत मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है। आज जो तस्वीर आई है उसे देखकर आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि हे भगवान, कितना कठिन है जंगल में नक्सलियों से लड़ना। चलिए तस्वीर दिखाना शुरू करता हूं देश के वीर जवानों के शौर्य की, साहस की, संघर्ष की। बस्तर से मेरे साथी तामेश्वर ने जवानों की जो तस्वीरें भेजी हैं ना, उन्हें देखकर आपको अंदाजा होगा कि हमारे जवान नक्सलियों से लड़ते वक्त सिर्फ नक्सलियों का ही सामना नहीं करते, बल्कि बस्तर जंगल में घुसना ही अपने आप में एक सबसे बड़ी चुनौती है। और बारिश में ऑपरेशन। चलिए आपको पहली तस्वीर दिखा देता हूं। दिखाइए पहली तस्वीर। जवान कांकेर और नारायणपुर जिले की सरहद पर बसे अबू झमाड़ के जंगलों में पहुंचे हैं। नक्सलियों की तलाश कर रहे हैं। इसका ऑडियो भी सुनाऊंगा मैं आपको, फुल विंडो में दिखाऊंगा, इसका ऑडियो सुनाऊंगा। तलाश कर रहे हैं। ये नक्सलियों का मजबूत गढ़ है। कई किलोमीटर का सफर जवानों ने पैदल ही तय किया है। इस इलाके में हर साल नक्सली हमले का खतरा है, लेकिन जवानों के सामने एक और बड़ी चुनौती है, साफ पानी की। हाँ भाई हाँ, साफ पानी, पीने के लिए साफ पानी की, उसी की बात कर रहा हूं। क्योंकि घने जंगलों में मौजूद नदी नालों के पानी से बीमारी हो सकती है। ऐसे में जवान बारिश के पानी को कैसे इकट्ठा कर रहे हैं ये देखिए यहां, और डाल दीजिएगा वॉल में, डाल दीजिए वॉल में। इस तस्वीर को मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए अबू झमाड़, बोतल, पॉलीथीन में बारिश का पानी, पॉलीथीन में बारिश का पानी इकट्ठा करते जवान। दिखाइए वीडियो जरा, ये देखिए, ये दिखाइए, ये दिखाइए इस तस्वीर को। एम्बियंस सुनाइए इसका, सुनाइए क्या कह रहे हैं जवान। नहीं, जवान इसमें बोल रहे हैं। ये जवान जो बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जिस जगह पे हैं वहाँ चलाइए, ये देखिए, इस वीडियो को देखते रहिए, इस वीडियो को दिखाऊंगा। ये देखिए पानी पीने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, पॉलीथीन में बारिश का पानी। क्यों पता है? बीमार हो जाते हैं। जवानों ने एक बड़ी पॉलीथीन को चारों ओर से पकड़ा है, देख लीजिए, जिससे बारिश का पानी बीच में जमा हो जाए और फिर जवान इस पानी को पी सके। सोचिए, सोचिए इन इलाकों में साफ पानी भी कितनी बड़ी चुनौती है। मैं इन इलाकों में कई बार रिपोर्टिंग करने गया हूं। दिखाते रहिए ये वीडियो, दिखाते रहिए। यहां दूर दूर तक हैंडपंप नहीं मिलते। नदी नालों के पानी को बिना साफ करे पीने पर पीलिया, टाइफाइड जैसी बीमारी होने का खतरा होता है। दिखाइए, दिखाते जाइए, देखिए। और जो पानी बर्बाद करते हैं ना, जो पानी बर्बाद करते हैं, वो पानी की कीमत भी आप समझ लीजिए। हम आप ठीक से रह सकें, हम आप ठीक से रह सकें, इसलिए वहां गए हैं। देखिए, क्योंकि हम लोग जिस जगह पे हैं वहाँ जवान बोल रहे हैं कि हम जिस जगह पर हैं वहाँ बारिश का पानी है और साफ पानी नहीं है पीने का। ये बहुत दुखद तस्वीर है और परेशान कर देने वाली तस्वीर है। ठीक है, दुर्गेश दूसरा वीडियो डालिए। दुर्गेश गोपाल पैनल पे बैठे हैं, इन्हें यही काम है इनका डालना। डालिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सामान लेके जा रहे हैं। कहाँ? मुझे मत दिखाइए, फुल विंडो करिए इसको, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। दिखाइए फुल फ्रेम। ये देखिए, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं और अगर मैं इन तस्वीरों को ना दिखाऊं, इसका विश्लेषण ना करूं, जवानों के शौर्य का, इनके साहस का, इनके पराक्रम का और इनकी मेहनत का, ये तस्वीर ऐसे ना दिखाऊं तो मुझे लगेगा कि मैं अन्याय कर रहा हूं। क्योंकि मैं जानता हूं ना, बस्तर में रिपोर्टिंग अगर जोखिम भरा है तो जवानों को देख लीजिए आप, जाके तंबू बनाएंगे, फिर उसके बाद जान जोखिम में डालकर ऑपरेशन करना, यही है इन जवानों को। कहां? ये अबू झमाड़ में कर रहे हैं, ये अबू झमाड़ में कर रहे हैं, जहां नक्सलियों का खात्मा लगभग होने को है। ये उस जगह पर इस तरह का ऑपरेशन चला रहे हैं। देखिए, बार बार दिखाते जाइए, दिखाते जाइए। इसी वीडियो को फुल विंडो में दिखाइए, फुल विंडो में दिखाइए। ये वीडियो से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, जवानों के पराक्रम और उनके शौर्य से बड़ा कुछ नहीं है। मैंने कहा है कि जब आपके सुरक्षा की खबर होगी
जब आपके लिए जीने मरने की खबर होगी और आपको सावधान करने की खबर होगी तो उस खबर पर बहुत वक्त लूंगा। समझ गए आप? जवान जब बीते रविवार अबू झमाड़ के बिना गुंडा इलाका में गए तो मुठभेड़ में एक महिला नक्सली मारी गई। हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन जवान यहां तक पहुंचे कैसे, ये भी आपको दिखाना जरूरी हो जाता है। बारिश में नदी नाले उफान पर है, जवान पैदल इन खतरनाक नदी नालों को पार कर रहे हैं, इसीलिए इसका विश्लेषण कर रहा था मैं। 2 दिन पहले भी ऐसी ही तस्वीर दिखाई थी। देखिए कैसे उफनती नदी में जवान सड़क पार कर रहे हैं। कितना मुश्किल है ना, कितना मुश्किल है। ये खबरें आपको इसलिए दिखाता हूं ताकि आप हमारे जवानों के इस संघर्ष को करीब से समझ पाएं। चलिए अब दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। और दूसरी खबर कौन सी है? बारिश के शुरू होते ही देश भर से पुलों के धाराशायी होने की तस्वीरें आ रही हैं। नदी नालों पर बने सरकारी पुल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं। कल आपको कटनी की एक तस्वीर दिखाई थी, कैसे लोग पानी के तेज बहाव में नदी पार कर रहे थे। सिस्टम पर ये वीडियो बार बार सवाल उठाते हैं। आज़ादी की इतने सालों बाद भी हमारे देश का ऐसा हाल क्यों है? एक तरफ देश चांद पर परचम लहरा रहा है तो दूसरी तरफ भ्रष्ट सिस्टम के आगे ये बेचारे लोग आज भी बेबस हैं। आज मैं आपको बीजापुर की एक तस्वीर दिखाऊंगा। सिस्टम की लेट लतीफी की वजह से यहाँ गांव वाले तंग आकर खुद ही पुल बनाने लगे। जैसे ही बारिश होती थी गांव की सड़क मुख्य सड़क से कट जाती थी। कई बार बोला होगा, चिट्ठी लिखी होगी, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। क्या करते? आप खुद ही सड़क बनाने में लग गए। विजुअल दिखाते रहिए। चलिए पहले आपको पूरी खबर बता देता हूं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक गांव है धनगोल। इस गांव तक पहुंचने वाली सड़क पर बना पुल कुछ सालों पहले टूट गया था। अब साल के बाकी वक्त तो ग्रामीण किसी तरह काम चला लेते हैं। बारिश नहीं होती है, चल जाता है, गाड़ी भी चला लेंगे। लेकिन बारिश के वक्त मुश्किलें बढ़ जाती हैं। नाले में उफान आने पर यह गांव मुख्य सड़क से पूरी तरह कट जाता है। गांव के 50 परिवारों तक ना तो एम्बुलेंस पहुंच पाती थी और ना ही दोपहिया वाहन से नेशनल हाईवे तक पहुंचा जा सकता था। ग्रामीणों का कहना है कि पुल फिर से बन जाए, इसलिए वो नेता से लेकर अधिकारी सभी के पास गए, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। चुनाव के वक्त भी नेता आए और आश्वासन देकर निकल गए, वोट दीजिए, वोट दीजिए हमको, हम बनवाएंगे सड़क, वोट दे दीजिए हमको, स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है? आप तो चुनाव जीत गए भाई साहब, जनता को छोड़ दिए उसके हाल में। नहीं, चुनाव खत्म हो गए, लेकिन ग्रामीणों के हिस्से पुल की जगह सिर्फ क्या आया? आश्वासन ही आया है। अब गांव वालों का निकम्मे सिस्टम से भरोसा टूट गया है। गांव वाले हैं, सीधे साधे लोग हैं, बहुत चिट्ठी तो लिख नहीं पाएंगे, किसी से लिखवा लेंगे तो कितने चक्कर काटते रहेंगे। इसलिए अब थक आकर खुद ही रोड बनाने लग गए। सरकार बनाती तो मोटे मोटे लोहे की छड़ लगाती, गिट्टी बालू होता, लेकिन गांव के लोग हैं, देखिए कैसे मोटे मोटे पेड़ काट कर रास्ता बना रहे हैं। और इस सड़क को बनाने के लिए गांव वालों ने 100 रुपए चंदा इकट्ठा किया है। मत करिए भाई, इस तरह से मत करिए। इस खबर में कोई दम नहीं है। आपको लगेगा कोई दम नहीं है, अरे क्या गांव में तो ये सब समस्या रहती है। ज्ञानेंद्र तिवारी नाम है मेरा और सीधे मुद्दे की बात दिखा रहा हूं। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, रोज बोलता हूं। आपसे बड़ा कोई नहीं। 100 रुपए इकट्ठा करके गांव वाला, आप समझ रहे हैं? ये बीजापुर की कहानी दिखा रहा हूं, बीजापुर की कहानी दिखा रहा हूं। 100 रुपए में क्या पूरा उनका तेल मसाला आ जाता है। ऐसे लोगों को आप सड़क नहीं दे रहे, खुद ही किसी तरह खुदाई के लिए ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों का इंतजाम किया गया। अब गांव वाले इंजीनियर तो हैं नहीं, इसलिए पुल बनाने के लिए इको फ्रेंडली तकनीक का इस्तेमाल किया। सीमेंट सरिया की जगह ताड़ के पेड़ से पुल का बेस बनाया गया। जो बस्तर के इस इलाके को नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि यहाँ जंगल बहुत हैं, ताड़ के पेड़ भी काफ़ी मिल जाते हैं। अब ग्रामीणों का ये जुगाड़ का पुल लगभग आधा तैयार हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि 2 से 3 दिनों के अंदर पुल पूरा हो जाएगा। अब ये खबर देख कुछ दिनों पहले बिहार के दशरथ माझी पर बनी फिल्म माझी द माउंटेन मैन याद आ जाती है, जिसमें दशरथ माझी ने खुद ही पहाड़ का सीना चीर कर सड़क बना दी थी। इस फिल्म के आखिर में एक डायलॉग है, क्या है पता है? दशरथ कहते हैं कि भगवान के भरोसे न बैठे, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। बस ऐसे ही कुछ हालात हैं बीजापुर के धनगोल गांव के। खैर, मैं उम्मीद करता हूं विस्तार न्यूज़ की इस खबर पर प्रशासन संज्ञान ले
और ग्रामीणों को जल्द एक पक्का पुल मिले। ज़्यादा चिट्ठी मत लिखवाइए, धनगोल गांव की इस सड़क को बनवा दीजिए। गांव वाले खुश हो जाएंगे, आपको भी दुआ देंगे। चलिए अगली खबर की ओर। और अब एक और सुकून वाली खबर, खुशी वाली खबर। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि जब भी आप लोगों के लिए कुछ कर पाता हूं मुझे बहुत खुशी मिलती है। कहता हूं ना आपसे कि न रीजनल चैनल है न नेशनल चैनल है, ये इमोशनल चैनल है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने बलरामपुर के एक स्कूल की तस्वीर दिखाई थी जहां बच्चों को केवल पीला चावल दिया जा रहा था और हमारी खबर का ऐसा असर हुआ था कि बच्चों की थाली में 3 दिन बाद दाल, चावल, सब्जी, पापड़ सब पहुंच गया था। अब असर बहुत आगे बढ़ चुका है। दिखाइए तस्वीर, बहुत आगे बढ़ चुका है। और एक तस्वीर आई है जो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो भाई साहब बाइक चला रहे हैं इनका नाम है विलास भोसकर। और ये साहब कौन है पता है आपको? कलेक्टर साहब हैं। कहाँ के? सरगुजा के कलेक्टर साहब हैं ये। आप सोच रहे होंगे मैं इस तस्वीर को देखकर क्यों खुश हूं, तो आपको बताता हूं और आगे की तस्वीर दिखाता हूं। ये कलेक्टर साहब बाइक पर बैठकर प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करने जा रहे हैं और ऐसे स्कूल में जा रहे हैं जहां गाड़ी जाने का रास्ता तक नहीं है। कलेक्टर विलास भोसकर साहब स्कूल पहुंचे, बच्चों से बात की और उनके साथ बैठकर खाना खाया। कलेक्टर साहब भले ही हमारे खबर दिखाने के बाद निकले हों, लेकिन कलेक्टर साहब का हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने बच्चों की फिक्र तो की, बच्चों की फिक्र तो की। सच में ऐसी तस्वीरें बहुत सुकून देती हैं जब आपके खबर दिखाने के बाद अधिकारी बच्चों की चिंता करने लग जाएं। तस्वीर डाल दीजिए, डालिए तस्वीर, डालिए तस्वीर। ये देखिए ये बच्चे कौन है। अब एक जिले का कलेक्टर अगर कुर्सी में ऐसा बैठा हो, इनके साथ पढ़ रहा हो, पूछ रहा हो, बता रहा हो, और फिर इसके बाद हालांकि कलेक्टर को निर्देश भी दिए हैं सरकार ने कि आप लोग स्कूल जाएंगे। इसके पहले आपको बलौदा बाजार के कलेक्टर दीपक सोनी भी गए थे। ये देखिए उन्हीं के साथ खाना खा रहे हो। मध्याह्न भोजन और मिड डे मील का खाना हम आपको बता ही रहे थे गड़बड़ है। अगर इस तरह से ये अंदरूनी इलाके में जाने लगें, बच्चे ताली बजा रहे हैं, बैठने लगे, गाड़ी चलाने लगे, आगे बैठकर ये जंगल में इस तरह से जाएं, तो क्या होगा? सिस्टम बदल जाएगा भाई, सिस्टम बदल जाएगा। ये अच्छी खबर है, इसलिए मैं इसमें टाइम दे रहा हूं, वक्त दे रहा हूं। अच्छा है, बाकी कलेक्टर भी जाइए। बाकी जो कलेक्टर साहब आप एसी कमरे में बैठे हैं, एसी का मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो इन कलेक्टर से सीखिए, सीखिए। ठीक है भोसकर साहब, बढ़िया है, जाइए आप, अच्छा है। और स्कूल में जाइएगा और इस तरह से बातचीत करते रहिएगा। स्कूल की एक अच्छी खबर आपको बता रहा था। अब आपको एक बुरी खबर बता देता हूं। आपको पता है ये मैडम है, ये इनके ऊपर आरोप क्या है आपको पता है? अच्छी नहीं दिखती हो इसलिए पीछे बैठ जाओ, आरोप है इन पर। ऐसा आरोप लगा दिया है परिजनों ने और बवाल खड़ा हो गया है। जांच हो रहा है, जांच हो रही है, विभाग जांच कर रहा है। आपको पता है सूरज में एक मैडम जी हैं, बच्चों से कह रही हैं अच्छी नहीं दिखती हो इसलिए पीछे बैठ जाओ। आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या गरीब होना पाप है? क्या गरीब का बच्चा निजी स्कूलों में जाकर नहीं पढ़ सकता? क्या गरीब होने से चेहरे की सुंदरता बिगड़ जाती है? क्या सुंदर बच्चे ही स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं? और सुंदरता का पैमाना क्या है, कौन तय करेगा? मैडम जी, इस धरती में पैदा हुआ हर बच्चा सुंदर है, हर बच्चा सुंदर है। और बच्चा सुंदर ही होता है, कोई विकल्प ही नहीं है उसे बुरा कहने का। सूरजपुर जिले के मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के शिक्षकों की कुछ ऐसी ही सोच है और इससे बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले गरीब तबके के बच्चे जिन्हें राइट टू एजुकेशन के तहत इन निजी स्कूलों में दाखिला दिया गया है, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और आवाज उठाने पर उनके साथ मारपीट भी हो रही है। बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव किया तो अभिभावकों ने कलेक्टर से शिकायत कर दी और अब कार्रवाई भी हो गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के लिए टीम बना दी है। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अधिकारी, सुनाइए जरा अधिकारियों। कल ये मामला संज्ञान में आया था तो कल ही इसके लिए एक जांच टीम बनाई गई है और वो जांच टीम कल अपना जांच करने के लिए कुछ स्कूल में गई भी थी। वहाँ परिजनों से उसके बयान प्राप्त नहीं हो पाए हैं। जैसे ही जांच की रिपोर्ट आती है
जो भी विधि सम्मत उसमें कार्रवाई होगी और की जाएगी। राइट टू एजुकेशन, अधिकार है शिक्षा, ठीक बात नहीं है मैडम। ये जो आरोप लगा रहे हैं ये ठीक नहीं है। शिक्षा का अधिकार, गरीब को शिक्षित करने के लिए सरकार परेशान है। जहां कहां स्कूल खोल रही है, कलेक्टर जा रहे हैं जंगल में, बच्चे ठीक से पढ़ लें, और यहां सुंदर नहीं हो तो पीछे बैठ जाओ। हद है। गरीब हैं तो पढ़ने नहीं देंगे, कार्रवाई करिए ऐसी सोच वाले लोगों पर। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और क्या है ये बता देते हैं। पहाड़ टूटकर गिर जा रहे हैं, रोज कोई ना कोई वीडियो देखकर डर जाता हूं। आज फिर एक वीडियो देखा, आपने भी देखा होगा, खूब वायरल है सोशल मीडिया पर। नहीं देखा है तो देख लीजिए, दिखाइए जरा, देखिए कैसे देखते चंद सेकंड में ये पहाड़ धाराशायी हो गया। आसपास खड़े लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, भागने लगे। वाकई ये पहाड़ डराने लगे हैं। ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का वीडियो है। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कभी भी कुछ भी हो सकता है। संभल कर रहिए, रोज कहता हूं मत जाइए। आप सोच रहे होंगे हम जहां घूमने जा रहे हैं वहां थोड़ी ऐसा होगा, हम तो सुरक्षित जगह जा रहे हैं। ये लोग जो खड़े हैं चिल्ला रहे हैं, इसमें ज्यादा लोग सुरक्षित मानकर ही उधर घूमने गए थे। लेकिन देख लीजिए क्या हुआ। बारिश का मौसम है, मत करिए जान से खिलवाड़, मत करिए। पीछे से कहा जा रहा है 8:52 हो गया है। पीछे से कहा जा रहा है 8:52 हो गया है, और आगे द एडिटर शो है। इसलिए तिवारी जी आप यहां से निकलो और अब आप मुझे जाने दीजिए, मेरी टीम को इजाजत दीजिए।